चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेंडल के वंशागति के नियम या मेंडल के आनुवंशिकी के नियम। मेंडल ने जो मेंडलवाद दिया था उसके आधार पर उसने जो नियम बनाए उन नियमों का अपन अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से मेंडल ने कितने नियम बनाए थे? 3 नियम। उसमें से पहला मेंडल के आनुवंशिकी के नियम। पहला नियम इसने बनाया था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम मेंडल के बारे में अपन ने पहले पढ़ा। उसने जो मेंडलवाद दिया उसके आधार पर उसने आनुवंशिकता के नियम बनाए और उस नियम में सबसे पहला नियम दिया उसने मेंडल ने प्रभाविता का नियम। यह नियम मेंडल द्वारा एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक संकर संकरण। और एक संकर संकरण की परिभाषा अपन ने कल पढ़ी थी। एक गुण का अध्ययन किया उसने और इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के विपर्यासी समयुग्मजी पादपों का संकरण कराया जाए, एक लक्षण के, जैसे मान लो ये कैपिटल टी एक लक्षण है और इसके 2 समयुग्मजी है विपर्यासी लक्षण, और इनका जब इसने संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, ये कैपिटल टी यानी लंबेपन के पौधे और ये है गोलापन के पौधे। इस नियम के अनुसार इनका जब संकरण कराया विपर्यासी युग्मजों का तो ये F1 पीढ़ी में वापस अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं। जो गुण या जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देंगे वो उसके प्रभावी लक्षण कहलाते हैं और जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं दिखेंगे वो उसके अप्रभावी लक्षण कहेंगे। ये देखो, ये युग्म विकल्पी है। कैसे है? समयुग्मजी लंबेपन के। ये भी समयुग्मजी युग्म विकल्पी कैसे हैं? गोलापन के। इन दोनों का उसने संकरण करवाया। इन दोनों का संकरण कराया तो ये दोनों संकरण के दौरान ये अलग अलग हो जाएंगे। ये कैपिटल टी में और ये स्मॉल टी में अलग हो गया और इन दोनों ने मिलकर ये बनाया कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें जो आगे है वो लक्षण प्रभावी है और जो पीछे है वो लक्षण अप्रभावी है। तो जो लक्षण दिखा वो प्रभावी लक्षण, जो नहीं दिखा अप्रभावी लक्षण। तो मेंडल ने ये प्रभाविता के नियम में कहा कि जब अपन अलग अलग गुणों के समयुग्मजी विकल्पी का संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में कुछ गुण प्रभावी रहते हैं, कुछ गुण प्रभावी रहते हैं और कुछ गुण अप्रभावी रहते हैं। यानी गुण जो है वो प्रभावी और अप्रभावी रहते हैं। जो दिखेंगे उनको प्रभावी गुण कहेंगे और जो नहीं दिखेंगे वो अप्रभावी। तो इसके आधार पर इसने इसका नाम दिया प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। मेंडल ने दूसरा नियम जो दिया, दूसरे नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम या इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता। युग्मकों की शुद्धता का नियम या इसको कहते हैं विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम। ये तीनों इस एक के ही नाम है। ये तीनों इसके एक के ही नाम है। एक बार प्रश्न आया तो क्या ज्यादातर अपन पृथक्करण का नियम लिखा हुआ है, ज्यादातर ही याद करते हैं पृथक्करण का नियम। और उसी साल शायद एक एग्जाम में आया था कि युग्मकों की शुद्धता का नियम कौन सा है। बच्चे बोल रहे थे ये तो कोर्स में नहीं है। तो वही चीज है, ये पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और विसंयोजन का नियम, तीनों एक ही है और तीनों सिंपल है। तीनों मतलब है एक ही है, ये सिंपल है। कैसे? देखो, यह नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस पे भी मेंडल ने एक संकर संकरण ने एक ही गुण का अध्ययन इसमें किया और इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय
दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। पृथक होकर के अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। इसमें प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। कैसे? चीज वही है, उसने ये कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकलन करवाया तो ये विसंयोजित हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए और प्रत्येक युग्म विकल्पी अपना एक पृथक गुण दर्शाता है। ये इसमें यही कहता है कि प्रत्येक युग्म विकल्पी अपना एक पृथक गुण दर्शाता है और इसी कारण इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, यानी ये अलग हो जाता है। यहाँ से जब ये संकरण होंगे, इनका क्रॉस होगा तो ये क्या करेंगे, दोनों टी अलग होंगे, अलग होकर के फिर वापस नया युग्मज बनाएंगे, उस समय जुड़ेंगे। ये पृथक पृथक रूप से जुड़ेंगे। ये इधर से जुड़ा और ये इधर हुए तो पृथक हुए ना। तो उसने मेंडल ने ये कहा कि ये युग्म विकल्पी जो सम युग्मज है, ये युग्मज पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्म विकल्पी अपना खुद का गुण रखता है। यही युग्मकों की शुद्धता का नियम है। यदि सम युग्मजी लंबे और सम युग्मजी बोलने पौधों का संकरण कराया जाए, यानी ये करवाया संकरण इधर, तो F1 पीढ़ी में सभी संकर या विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। प्रथम पीढ़ी में क्या प्राप्त होंगे, ऐसे पौधे प्राप्त होंगे। F1 पीढ़ी में, ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में सारे पौधे ऐसे प्राप्त होंगे। विषम युग्मजी में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते। ये दोनों युग्म विकल्पी साथ रहते हैं, लेकिन ये इसको प्रभावित नहीं करेगा और ये इसको प्रभावित नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे को संदूषित नहीं करेंगे। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं। ये एक दूसरे से पृथक हुए, इससे कैपिटल टी पृथक हुआ और इससे स्मॉल टी पृथक हुआ और पृथक होकर के अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, जिस कारण F2 पीढ़ी में गोलेपन का गुण पुनः वापस आ जाता है। अब ये जो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई, अब इस F1 पीढ़ी को अपन वापस उगाएंगे, इससे F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब पहली पीढ़ी में तो सारे पौधे लंबे प्राप्त हो गए थे, सारे के सारे। अब इसको जब उगाएंगे तो F2 पीढ़ी में कुछ पौधे बोने प्राप्त हो जाएंगे, वो इस कारण कि वो उसमें बोनेपन का गुण वापस पृथक हो गया। जो पहली पीढ़ी में उसके अंदर ही था लेकिन उसको प्रभावित नहीं किया था, अप्रभावी था, तो अप्रभावी भी इसमें आ गया। और उसने अगली F2 पीढ़ी में जब उसमें स्वपरागण होने दिया तो ये बोनेपन का गुण वापस पृथक हो गया, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। एक टेबल बनाई इसने, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा और ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बोने। तो ये जो है इस तरह से इसने ये जो संकरण करवाया। अब इसमें देखो ये कौन सी पीढ़ी थी, ये F1 पीढ़ी। ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। इसने ये कहा कि ये F1 पीढ़ी है। ये युग्म विकल्पी कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी संकरण के समय ये अलग हो जाते हैं, तो ये दोनों अलग हो गए। अलग होकर के अब इन्होंने कैसे संरचना बनाई, देखो कैपिटल टी, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इस तरह से ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में ये अनुपात प्राप्त हुआ। अब ये अगर इसको कल अपन ने पढ़ा था जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप, उसका अंतर क्या समझो। जीन लक्षण प्ररूप के हिसाब से तो अपन ने देखा था जो बाहर से जो दिख रहे हैं वो उसका लक्षण प्ररूप। तो देखो ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा और ये बोना। तो इसमें लक्षण प्ररूप के हिसाब से अनुपात क्या हुआ, लक्षण प्ररूप अनुपात हुआ 3:1, यानी 3 तो लंबे और 1 बोना।
समझिए। अब अपन ने एक और पढ़ा था जीन प्ररूप, जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात पढ़ा था ना। इसका मतलब कि उसके जीनों की संरचना क्या है। जीनों की संरचना के आधार पर यह है शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध गोना। तो अब देखो इसका अनुपात हो जाएगा ये शुद्ध लंबा, ये दोनों अशुद्ध लंबे और ये शुद्ध गोना। समझ गए। तो ये दोनों कल पढ़े थे, आज एग्जाम पर देखा तो समझ में आ गया। इस तरह से ये पृथक्करण का नियम यहाँ पे युग्मक वापस पृथक हो गए और F2 PD में बौनेपन का गुण वापस आ गया। समझ गए। तो ये था युग्मकों की शुद्धता का नियम, विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम। ठीक है। उसके बाद में अगला बढ़े संकर पूर्वज संकरण। इसमें क्या होता है, यदि F1 PD, जिसमें F1 PD में हमको ये प्राप्त हुए थे, F1 PD में F1 PD के पौधे का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाए। इसके जनक कौन थे, इसके जनक एक तो ये था और एक ये था। यदि इसका संकरण इसके साथ या इसके साथ करवाया जाए तो इसको कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। इसके दो प्रभाव हो जाएंगे। पहला कौन सा है, बाह्य संकरण। बाह्य संकरण, बाह्य संकरण में क्या होगा, F1 PD के पादप यानी इसका संकरण इसके प्रभावी लक्षण के साथ में करवाया जाएगा। प्रभावी लक्षण इसमें कौन सा है, कैपिटल T। तो इसका संकरण किसके साथ करवाया जाएगा, प्रभावी। जनक से तो करवाया है लेकिन जनक में किसके साथ करवाया, प्रभावी लक्षण के साथ में। तो इसको बाह्य संकरण कहते हैं। और इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे, जिसमें 50% समयुग्मजी और 50% विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होंगे। प्रभावी जनक के साथ में संकरण करवाया तो ये तो हो गया F1 PD, F1 PD। और इसका संकरण किसके साथ करवाया, प्रभावी जनक P के साथ में। प्रभावी जनक ये प्रभावी था, तो ये बन गया कैपिटल T और ये हो गया स्मॉल t। मतलब 50% तो शुद्ध लंबे और 50% अशुद्ध लंबे, लेकिन 100% लंबे। लक्षण प्ररूप के हिसाब से देखें तो सारे पौधे लंबे, और जीन प्ररूप के हिसाब से देखें तो 50% शुद्ध लंबे और 50% अशुद्ध लंबे। ये हो गया बाह्य संकरण। बाह्य संकरण के अंदर क्या होगा, है तो ये पूर्वज संकरण है तो पूर्वज संकरण है। पूर्वज में कौन सा, हमने F1 PD का संकरण करवाया प्रभावी जनक के साथ में। समझ गए। अब अगर इसी को अपन दूसरे तरीके से करें, दूसरा कौन सा रहेगा, परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण में क्या होगा, यदि हम F1 PD का संकरण अप्रभावी जनक स्मॉल t के साथ करवाएं तो इसे परीक्षण संकरण कहेंगे। मतलब इसी का ये जो F1 PD के पौधे हैं इसका संकरण किसके साथ करवा रहे हैं, अप्रभावी जनक के साथ में। उसमें क्या होगा, उसमें 50% पौधे लंबे और 50% बोले पौधे प्राप्त होंगे। कैसे, देखो ये F1 PD और ये इसका अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक F1 PD और ये इसका अप्रभावी जनक। इसमें क्या बनेगा, कैपिटल T और स्मॉल t, और इसमें दोनों बनेंगे स्मॉल t। तो 50% तो कैसे हुए, लंबे, और 50% कैसे हुए, बोले, और लंबे कैसे हैं, अशुद्ध लंबे। समझ गए। तो ये हो गया परीक्षण संकरण। तो ये जो संकर पूर्वज संकरण कल अपन ने पढ़ा था
तो इसके अपन दोनों रूप पढ़ लिए। पहला है बाह्य संकरण और दूसरा है परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण में क्या है, F1PD का संकरण उसके प्रभावी जनक के साथ में करवाया जाता है। तो उसमें सारे पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जिसमें 50% शुद्ध लंबे और 50% अशुद्ध लंबे। और परीक्षण संकरण में क्या होता है, F1PD का संकरण उसके अप्रभावी लक्षण के साथ में, जनक के अप्रभावी लक्षण के साथ में करते हैं, तो उससे 50% लंबे और 50% मोटे पौधे प्राप्त होते हैं। ये होता है परीक्षण संकरण। मेंडल का वंशागति का तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। ये क्या होता है देखो, इस नियम में क्या, पहले जो दो नियम थे ना, उसमें मेंडल ने जो है एक संकर संकरण पर एक्सपेरिमेंट किए थे, और इस नियम पर उसने द्विसंकर संकरण पर एक्सपेरिमेंट किए हैं कि इसमें उसने दो गुणों का एक साथ में अध्ययन किया है। कैसे किया है देखो, इसने बताया कि दो विपर्यासी युग्मों को, दो अलग अलग लक्षणों को एक साथ में अगर संकरण करवाया जाए तो दोनों गुण जो अगली पीढ़ी में जाएंगे उनकी वंशागति का दोनों गुण अपने अपने अलग अलग तरीके से ही अगली पीढ़ी में जाएंगे। एक गुण दूसरे गुण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसने एक्सपेरिमेंट भी दिया। ये जो है, ये है पीला और ये है स्मॉल वाई जो है वो है हरा, और ये इसने दिया गोल और ये दिया इसने झुर्रीदार। ये दो गुण हो गए, कौन से, एक तो कलर वाला और एक आकृति वाला। दो गुणों का एक साथ में अध्ययन किया इसने। ये इसने अपन ने पहले बताया कि ये जो गुण है द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसने इस युग्मों के जोड़े लिए, एक इसका जोड़ा लिया और एक इसका जोड़ा लिया। इन दोनों का उसने जब संकरण करवाया, इन दोनों का, इसका ये जोड़ा बना और इसका ये जोड़ा बना। इसका जब संकरण हुआ तो इसके संकरण में जो F1PD प्राप्त हुई, F1PD में जो संतति प्राप्त हुई वो ये संतति प्राप्त हुई, सारे पौधे ऐसे प्राप्त हुए। ये F1PD थी। तो पहले नियम के अनुसार तो ये जो कैपिटल वाई और कैपिटल आर जो है ये प्रभावी लक्षण है, और स्मॉल वाई और स्मॉल आर अप्रभावी लक्षण है। तो पहली पीढ़ी में तो सारे प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। अब इस पीढ़ी को F1PD को उसने वापस उगाया। ये स्वतंत्र अपव्यूह के नियम में ये कहना चाह रहा है कि जो दो गुणों का अगर एक साथ में संकरण करवाया जाए तो एक गुण दूसरे गुण पर कोई प्रभाव नहीं डालता। दोनों पृथक पृथक रूप से अपनी नई पीढ़ी में संचरित होते हैं। ये कैसे संचरित होंगे देखो, जब इनका संकरण करवाया तो इससे जो इसको पीढ़ी प्राप्त हुई, चार प्रकार के इसको युग्म प्राप्त हुए। पहला जो था ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था और चौथा ये था। इसमें क्या है देखो, पहले मैंने बता दिया कि वाई का मतलब पीला, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वाई का मतलब पीला, कैपिटल वाई का मतलब, और स्मॉल वाई का मतलब हरा, और कैपिटल आर वाई का मतलब येलो होता है, और आर का मतलब राउंड मतलब गोल। आर का मतलब हो गया गोल, और स्मॉल आर का मतलब हो गया झुर्रीदार। अब देखो इसमें ये कैसे दिखेगा, पीला और गोल, इसमें कैसा दिखेगा हरा, हरा में कैपिटल वाई है, पीला और झुर्रीदार, इसमें दिखेगा हरा और गोल, और इसमें दिखेगा हरा और झुर्रीदार। ये इसकी कौन सी पीढ़ी है, F1PD। कौन सी पीढ़ी, F1PD। F1PD में ये युग्मक इसको प्राप्त हुए, ये युग्मक इसको प्राप्त हुए। अब इन युग्मकों का इसने स्वपरागण होने दिया, स्वपरागण, इनको सबको हो गया और इनका क्या होने दिया, स्वपरागण।
स्वपरागण जब इसका होने दिया तो इसने अपने जो मेंडल के नियम सफल क्यों हुए उसमें कारण पता था कि मेंडल ने इसका सांख्यिकी विश्लेषण किया था। तो इसने एक चेकर बोर्ड बनाया। क्या बनाया? चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड अपन यहाँ पे बनाएंगे। चेकर बोर्ड में ये चारों जो है युग्मक, इन युग्मों का स्वपरागण इसने करवाया। तो क्या प्राप्त हुआ देखो, इसको चेकर बोर्ड में यहाँ बना देता हूँ आपके। ये जो चार तरह के युग्मक है ना, ये चार तरह के, इन्हीं को चेकर बोर्ड में अपने को रखना है। F1 पीढ़ी का स्वपरागण। ये कौन सा है? कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ये कौन सा है? कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये कौन सा है? स्मॉल वाई और कैपिटल आर। और ये कौन सा है? स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब इनको सबको मिलाना है और कुछ नहीं करना है। इनको मिलाना बिल्कुल सिंपल है, सबको मिला दो। जो कैपिटल वाले हैं उनको पहले लिख देना, स्मॉल वाले हैं उनको बाद में लिख देना। ये कैपिटल वाई आर। तो ये कैसा हो गया? पीला और गोल, ये हो गया। उसके बाद में इसको ठीक है। उसके बाद में इसका हो गया। इसमें दूसरे में गोल ये चेकर बोर्ड पे समझ में आ रहा है? सिंपल ये जो युग्मक है इनको उसके अंदर रखना है और उनको आपस में जोड़ना है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर ये आपका चेकर बोर्ड प्राप्त हुआ। अगर इसमें अपन अनुपात निकाले इनका तो इसमें पीला गोल कितना है? काउंटिंग करो कितना है? 4, 5, 6, 7, 8, 9,
पीला गोल कितना है? फिर उससे आगे देखो, हरा गोल कितना है? काउंटिंग करो, 3 है, ये 3। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पीला झुर्रीदार कितना है? उसके बाद हरा झुर्रीदार कितना है? तो ये इसका क्या अनुपात प्राप्त हुआ? लक्षण प्ररूप अनुपात। क्या प्राप्त हुआ? अब इसका निकालेंगे जीन प्ररूप अनुपात। सबसे पहले है ये कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर आर कितने? 1। उसके बाद में नेक्स्ट ये ले लो, कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कितने? देखो एक ये है, एक ये है, 2 है, ये ले लो 2। उसके बाद में नेक्स्ट ले लो 2, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये कितने? 2। उसके बाद में इसका नेक्स्ट ले लो, ये आगे क्या करना है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये कितने? 4 है। देखो कहाँ है? दिख गए? क्रॉस में ही है, ठीक है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट ये आ गया, 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 ये ले लो, ये है कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ये कितने? ठीक है, ये हो गया, ये आ गया कैपिटल वाई, ये आ गया, ठीक है। ये वाला कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये आना है, इसको ले लो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कितने हैं? 2। इसके बाद में ये आ गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये आ गया, ये वाला ये स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, इसका अनुपात कितना है? 1 ही है। उसके बाद में ये आ गया स्मॉल वाई, बनना है स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये कितने? 2। यहाँ तो हो गया। अब ये हो गया, ये इसमें ऊपर क्रॉस मार दिया था, इसमें कैपिटल और स्मॉल वाई, ये भी हो गया, ये कैपिटल स्मॉल वाई, ये है और ये भी आ गया, ये भी है। तो ये हो गया इसका लक्षण प्ररूप अनुपात, ठीक है। टोटल करके देख लो एक बार कितना है? 1 2 3 4 5 और 4 9 और 10 11 12 13 14 15 और 16, सही है। तो ये चेकर बोर्ड में इस तरह से ये तो हो गया इसका जीन प्ररूप अनुपात। और ये था ऊपर वाला इसका लक्षण प्ररूप अनुपात। इसमें मेंडल ये कहना चाहता है कि दोनों गुण रहते तो साथ साथ हैं, लेकिन एक गुण दूसरे गुण से स्वतंत्र होता है, वो दूसरे गुण पर कोई प्रभाव नहीं डालता और स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाता है, स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाता है। जरूरी नहीं है कि ये एक गुण इसमें पीलेपन का गया तो उसमें गोल वाले गुण जाए, उसमें झुर्रीदार वाला गुण भी जा सकता है। दोनों अलग अलग रूपों से अगली पीढ़ी में जाते हैं। एक गुण का दूसरे गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक गुण दूसरे गुण से स्वतंत्र रहता है और अपने स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाता है। यही स्वतंत्र अनुयुवन का नियम है, समझ गए। तो नियम मेंडल के 3 हो गए,
है तीनों नियमों में चीज एक ही है, जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी के बाद F1 पीढ़ी। जनक पीढ़ी का मेंडल ने खुद संकरण करवाया अपनी इच्छा अनुसार। उसमें उसने जो पहला नियम पढ़ा था प्रभाविता का नियम, उसमें उसने एक संकरण पे किया। उसने बताया कि एक गुण दूसरे गुण से प्रभावित नहीं होता, एक गुण जो है वो प्रभावी होता है और दूसरा गुण अप्रभावी होता है, लेकिन खत्म नहीं होता। वो F1 पीढ़ी में अप्रभावी रहता है लेकिन खत्म नहीं होता, अगली पीढ़ी में उसे F2 पीढ़ी में वापस भी आ सकता है। तो अगर उसका अपन उस हिसाब से संकरण करवाएं तो अप्रभावी गुण को अपन खत्म भी कर सकते हैं। तो मेंडल के नियमों का फायदा भी मिला, हमको बहुत फायदा मिला। दूसरा नियम उसने बताया पृथक्करण का नियम, वो भी एक संकरण पर था। उसने कहा कि दोनों गुण साथ में रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, एक दूसरे को संदूषित नहीं करते, प्रभावित नहीं करते, दोनों साथ में रहते हैं लेकिन दोनों अपना अपना काम करते हैं उस पीढ़ी में। और तीसरे नियम में उसने बताया कि दोनों अगली पीढ़ी में जब जाते हैं तो भी वो अलग अलग रूपों से ही जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए नहीं जाते। बस ये तीन नियम है। तीनों नियम में जनक पीढ़ी है, तीनों नियम में F1 पीढ़ी है और तीनों नियमों में F2 पीढ़ी है। F2 पीढ़ी जो है वो तीनों के अंदर स्वपरागण से प्राप्त की, मेंडल ने कुछ नहीं किया। F1 पीढ़ी मेंडल ने संकरण करवा के प्राप्त की। जिन गुणों का अध्ययन करना था उन गुणों का उसने संकरण करवाया। पहली पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी सबसे जो उगाया वो तो होगी जनक पीढ़ी। उसको उगाया मेंडल ने अपने हिसाब से, जिन गुणों के आधार पर कि मेरे को इस गुण का अध्ययन करना है उस हिसाब से उसने उगाया, जिससे जो प्राप्त हुई वो F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में उसने अपना कृत्रिम परागण भी करवाया था अपने गुणों के अध्ययन के लिए। फिर उससे जो उसको पीढ़ी प्राप्त हुई उन बीजों को अपने आप उसमें स्व परागण होने दिया, उसका उसने पर परागण या कृत्रिम परागण नहीं करवाया। उसने देखा अब उसमें नया क्या होता है। ये तीनों नियम हो गए। अब इन तीनों नियमों का हमारे विज्ञान को क्या फायदा मिला, पूरे विश्व में इस आनुवांशिकता का क्या महत्व हुआ, वो अपन पढ़ेंगे। वंशागति के नियमों का महत्व क्या है। वंशागति के नियमों का, मेंडल ने जो वंशागति के नियम दिए उन नियमों का महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व तो यह है, प्रभाविता के नियम से ले लो कि अप्रभावी गुण जो होते हैं उसमें अपन नई पीढ़ी में अप्रभावी गुणों का पता लगाकर, अगर वो अप्रभावी गुण हानिकारक है फसल के लिए या जीवों के लिए, तो अपन उसमें परागण करवा करके उन गुणों को अगली पीढ़ियों में समाप्त कर सकते हैं। अप्रभावी हानिकारक गुणों को समाप्त कर सकते हैं। तो पहला इसका क्या हो गया, हानिकारक एवं घातक जीवों को समाप्त कर सकते हैं। समझिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं आपको समझ में आ गया कि इसमें प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी गुणों का पता लगा करके अपन गुणों को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, नई उन्नत फसल या उन्नत जीव प्राप्त कर सकते हैं। पहला फायदा भी हो गया। दूसरा फायदा, मेंडल ने जो पृथक्करण का सिद्धांत दिया उससे हमको जीन संकल्पना समझने में आसानी हुई। जीन संकल्पना मतलब के पेड़ पौधों के अंदर या जीव जंतुओं के अंदर उसके जीनों की स्थिति क्या होती है, जीनों की स्थिति क्या होती है, उन जीनों की संरचना को समझने के लिए मेंडल के आनुवंशिकता के नियम बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुए। उसके बाद में तीसरा महत्व यह है कि जो मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया उसके आधार पर हमने ये पाया कि जो विपर्यासी लक्षण जो होते हैं वो सब पृथक रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते और एक दूसरे को अपना गुण अपना खुद कंट्रोल करते हैं। जीन जो है खुद अपना गुण कंट्रोल करते हैं। इसका पता चला कि एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करता। दो युग्म विकल्पी अपने विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद में चौथा इसका क्या फायदा हुआ,
चौथे गुण में यह फायदा हुआ कि जो संतति जो उत्पन्न होती है उसमें अगर कोई नए गुण आते हैं तो नए गुण कहाँ से आते हैं इसका हम पता लगा सकते हैं। नए गुण जैसे कई बार अपन सामान्य रूपों में कहते हैं ना कि जो संतान उत्पन्न हुई है ये न तो अपने माता पिता के जैसा है न नाना नानी के जैसा है, तो इसमें ये नए लक्षण कहाँ से आ गए? तो जरूरी नहीं है कोई गुण जनक पीढ़ी से आए हो, वो उससे अगली पीढ़ी से आ सकते हैं, दादा दादी से आ सकते हैं, या उसके भी बड़े अगली पीढ़ी से आ सकते हैं कि वो उसके गुण उसके दादा में अप्रभावी हो, उसके पापा में भी अप्रभावी हो और उसके अंदर प्रभावी हो गए। ये पीढ़ी के अंदर नए गुण कहाँ से आते हैं इसका अपने मेंडल के नियमों से इनको समझने में आसानी मिली। संतति में नए लक्षणों को समझने में आसानी हुई, समझ गए। और पांचवा, संकरण विधि के द्वारा अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षणों को उस पीढ़ी में डाला जा सकता है। ये फायदा हुआ क्योंकि हमने उसमें ये पता चल गया अपने को मेंडल का पूरा अनुवांशिकी पढ़ने से कि गुण प्रभावी और अप्रभावी कौन से होते हैं, लाभदायक गुण और हानिकारक गुण कौन से होते हैं। तो अगली पीढ़ी में अपन सारे हानिकारक गुणों को समाप्त करके उपयोगी गुणों को शामिल कर सकते हैं और एक उन्नत किस्म की फसल और उन्नत किस्म के जीव जंतु पैदा या उत्पन्न कर सकते हैं। अनुपयोगी लक्षणों को हटाना और उपयोगी लक्षणों को जोड़ना, ये हो गया पांचवा महत्व अनुवांशिकी का। छठा महत्व, रोग प्रतिरोधक और अधिक उत्पादन वाली किस्में तैयार की जा सकती है। यानी ऐसी नई फसल नई पीढ़ी अपन तैयार कर सकते हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो और अधिक उत्पादन करने वाली हो। ऐसी फसलों को और ऐसी पीढ़ी को अपन तैयार कर सकते हैं इसके आधार पर। इसी के आधार पर मानव के अंदर, मानव जाति के अंदर सुजननी, जो मानव विज्ञान की शाखा है जो मानव का अध्ययन करती है, इस शाखा का विकास इसी अनुवांशिकी नियमों के आधार पर किया गया। तो मेंडल के अनुवांशिक के नियमों के ये 7 महत्व है। तो इसके आधार पर मेंडल का जो है वंशागति के नियम, अनुवांशिकता का सिद्धांत आज भी हमारे लिए बहुमूल्य उपयोगी सिद्ध हो रहा है। समझ गए? इसी के साथ आज का चैप्टर